नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स है और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें, कंटिन्यूअस देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले और जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो शेयर है, लाइक करना, कमेंट करना, ये जरूर किया करिए आप लोग, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है हमारी पूरी टीम के लिए। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है, काफी पुराना ये आपका विवादित क्षेत्र है, आपने देखा होगा अजरबैजान और जो आपका आर्मेनिया के बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मान सकते हैं वहां पर, ठीक है ना। तो ये आपका अजरबैजान और जो आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट है तो किस जगह है, नागोर्नो काराबाख जो आपका एन्क्लेव है उस क्षेत्र में है, ठीक है ना। अब देखिए ये पहले का ही टॉपिक है, इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रख के देख सकते हैं हम लोग, जीएस पेपर 2 का पार्ट है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बिल्कुल इजी टॉपिक है, इसको हमने अभी लगातार कवर भी किया है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसमें से प्रीलिम्स में भी जो है क्वेश्चन फ्रेम करता आया है लगातार कि किस सेक्टर का, कौन सी इंडस्ट्री का कितना वेटेज है, किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है, कौन से इन 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो है सम्मिलित किए जाने वाले उद्योग कौन से हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट बनाए हैं उन्होंने प्रीलिम्स में। तो ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है इकोनॉमी का। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया है। तो सीधी बात है, यहाँ पर सिंथेटिक ड्रग्स की समस्या और ये आपकी टेरर फाइनेंसिंग का भी काम करता है ना। ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, तो ये टेरर फाइनेंसिंग के एक डोमेन के रूप में, एक सोर्स के रूप में काम करता है। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट करता है ना। तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हेल्थ का पार्ट है आपका, सेकंड पेपर में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद कोल के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अभी भी जो है हमारी डिपेंडेंसी जो है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, पावर के लिए मैक्सिमम अभी भी जो है 80% जो है हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। किस तरीके से कोल पूरा कर रहा है, किस तरीके से हम स्विच करें, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या उससे निजात पाए, उससे हम मुक्ति पाए, तो किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करें। तो इन सबको लेके ये टॉपिक यहाँ पर रखा गया है, पेपर थर्ड में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। एफिशिएंसी डाउन है, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन किया जाता है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो एनपीएस की हालत है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में इतना एनपीए नहीं होता है ना। उसका रीजन क्या है वो आप खुद भी समझ सकते हैं, चाहे आप नीरव मोदी का घोटाला देख लीजिए, है ना, चाहे विजय माल्या का देख लीजिए। अब बैंक्स देखिए कि किन बैंक से उन्होंने जो है इस तरीके का जो है कर्ज या लोन लिया था और उसके बाद उसको एनपीए में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो बैंकों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है। 1969 में पहली बार जो है प्राइवेटाइजेशन किया गया इंदिरा गांधी जी की रेजीम में, उसके बाद राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का। क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया था। कब, अप्रैल जो है आपका 1969 में, ठीक है ना। उसके बाद जब 1990s में आप देखेंगे एलपीजी लागू हुआ, तो उसके बाद जब हम एलपीजी लागू करते हैं तो उसी के अंतर्गत हम बैंक को कभी प्राइवेटाइजेशन करते हैं कि भैया सिर्फ जो है आपकी सरकार के पास सारा स्वामित्व रहेगा, तो वो एकाधिकार हो गया, तो कंपटीशन वहां पर हेल्दी नहीं होगा, है ना। तो उससे क्या होगा, मोनोपोली होने से जो आपको नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कहां पर, मार्केट में और सीधा सीधा कंज्यूमर पे, मतलब नागरिकों पे। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया गया कब, 90 के बाद से, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग अभी। एनपीए से लिंक्ड है ये टॉपिक आपका, बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। तो पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है।
पहली चीज तो ये कि कहां पर है ये जानने की हमको कोशिश करना है इसमें। तो ये एक तरीके का ब्रेकवे रीजन है, साउथ कॉकेशस जो रेंज है वहां पर आप देखेंगे, ठीक है। और ये सेंटर है आपका 3 वॉर का और मल्टीपल क्लैशेस यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बीच में लगातार देखे गए। अभी जो दोनों देशों के आपके टॉप लीडर्स है ना, उन्होंने बोला है कि अब आपस में हम बात करेंगे, है ना, वहां पर शांति को बहाल करेंगे। नॉर्मल सी चीज है, बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में वहां पर चर्चा वगैरह की जाएगी, आयोग बनाने वगैरह की भी बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीज है। अब नागोर्नो काराबाग जो है वो है कहाँ, ज्योग्राफिकल लोकेशन मैप के संदर्भ में हमको देखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किस तरीके का रीजन है, तो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब तीनों ओर से जो है वो भूमि से आबद्ध बोलते हैं इसको, भूमि से जो है घिरा हुआ है। मतलब कहीं पर ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ प्रायद्वीपीय एरिया है तो ये लैंड लॉक्ड नहीं होगा जो यहाँ पर होगा, क्यों, क्योंकि एक तरफ से जल से घिरा हुआ। तो चारों तरफ से जो आपका भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको लैंड लॉक्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये माउंटेनियस रीजन है और फॉरेस्ट रीजन भी है, ठीक है। अब इसकी जो बाउंड्री है वो किससे लगती है, तो अजरबैजान से लगती है। अब आप देखेंगे कि जो नगोर्नो काराबाख है और यहाँ पर जो है आपको इसको बोला जाता है आर्ट शाप भी बोला जाता है आर्मेनियन लैंग्वेज में। इसका अर्थ आपका अगर आप देखेंगे तो वुड भी होता है, ठीक है ना। तो अब ये आपका वहां पर रहने वाले जो लोग हैं जो वहां पर ज्यादातर संख्या में पाए जाते हैं, जो प्रीडोमिनेंट है वहां पर, है ना, तो वो क्या है, आपकी आर्मेनियन पॉपुलेशन है। कौन सी, आर्मेनियन पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसमें एक माइनॉरिटी है जो अजेरी अल्पसंख्यकों का वो आपका क्या माना जाता है, निवास स्थल माना जाता है। तो कौन से माइनॉरिटी रहती है, अजेरी माइनॉरिटी रहती है, ठीक है। आर्मेनियन पॉपुलेशन के अंतर्गत आएगा। जो मेन अगर एथनिक पॉपुलेशन देखे तो किनकी है, आर्मेनियंस की। अब जो साउथ कॉकेशस एरिया है आपका, उसमें जो मॉडर्न आर्मेनिया है, अजरबैजान है और जॉर्जिया, उससे मिलकर वो बना हुआ है, ठीक है। अब नागोर्नो काराबाख का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरीके का है, नृजातीय मतलब एथनिक और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट भी है। किसके किसके बीच में, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है। और उसी के बीच में जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसको नागोर्नो काराबाख बोला जाता है। अब इसके रीजन देख लेते हैं हम लोग। तो सीधी बात है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन का आप वहां पर देखेंगे प्रपोर्शन, तो उसी के कारण मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ पर 95% आर्मेनियन पॉपुलेशन जो है वो रहती है इस रीजन में, ठीक है। लेकिन कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है ना। अब जब 95% पॉपुलेशन वहां पर, तो वही कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिनको मान्यता प्राप्त है, उसको किसको प्राप्त है, आर्मेनिया को नहीं प्राप्त है इस क्षेत्र में, किसको प्राप्त है, अजरबैजान को। पहला डिस्प्यूट का कारण ये है मेन। दूसरा ये है कि आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला क्षेत्र है, लेकिन जो आपका अजरबैजान है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। तो ये एक रीजन हो गया, मेन रीजन। उसके बाद ये भी देखा गया है कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मोबिलाइज करने के लिए समय समय पर जो है इस तरीके के संघर्ष का फायदा उठाते हैं, वहां पर वायलेंस को और ज्यादा क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद मिन्स्क ग्रुप की बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप लोगों ने देखा होगा, इसी के अंतर्गत है ये आपका ग्रुप। तो 1992 में मिन्स्क ग्रुप में, मतलब जो मिन्स्क ग्रुप को क्रिएट किया गया था, ठीक है ना, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन के द्वारा, यूरोप में, ठीक। अब ये को चेयर्ड किया जाता है रशिया के द्वारा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फ्रांस के द्वारा। इसकी सह अध्यक्षता जो है इन तीनों ने की थी। इसके बाद इनके बीच में कई बार जो है वार्ता वगैरह हुई, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में पीस टॉक्स हुई कई बार, है ना, पीस ट्रीटी की भी कोशिश की गई, लेकिन वहां पर जो है मिन्स्क ग्रुप जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाया वो, ठीक है। इसके बाद जो रोल था मिन्स्क ग्रुप का, लगातार जो है उसके होने पे क्वेश्चन मार्क लग रहा था, उसकी भूमिका में कमी आ रही थी लगातार, है ना। तो वॉर जो हुआ 2020 में दोनों देशों के बीच में, तो उसकी जो आपकी स्थिति थी और भी आपकी क्या हो गई, पहले से ही उसकी औचित्य पर, मिन्स्क ग्रुप के औचित्य पर सवाल लग रहे थे, प्रश्न चिन्ह लग रहे थे। और अभी जब वॉर हुआ 2020 में, ठीक है, तो इसमें इसकी भूमिका कम होने से अन्य जो आपके नेगोशिएटिंग ग्रुप थे वो यहाँ पर सीन में आते हैं, ठीक। 2020 का जब सीज फायर हुआ तो उसमें ब्रोकर की भूमिका में कौन आया, मध्यस्थता बोल सकते हैं आप, तो रशिया, ठीक है, रशिया, ठीक है। रशिया द्वारा 2020 के संघ विराम की जो मध्यस्थता की गई, उसके बावजूद भी वहां पर क्लैशेस खत्म नहीं हुए, वहां पर लगातार संघर्ष बने हुए थे, ठीक है। तब जो है यूरोपियन यूनियन जो है एक संभावित पोटेंशियल पीस ब्रोकर के रूप में सामने आया। नॉर्मल से चीजें, इसको रटना वटना नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी का कोर पार्ट है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो अभी जो कंबाइंड इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, वो आपका कहां पर स्टैंड कर रहा है, 143.2 अप्रैल 2022 में। तो इसमें जो है 8.4% का जो है इंक्रीमेंट देखा गया है,
है ना, कंपेयर करके बता रहे हैं इंडेक्स को। कहां से कंपेयर कर रहे हैं? लास्ट अप्रैल से, मतलब 2021 के अप्रैल से। ठीक है, अब की पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन जो होता है आपका कोल, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट और नेचुरल गैस। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी आपके क्षेत्र के इंडस्ट्रीज के, इनमें इंक्रीमेंट देखा गया अप्रैल 2022 में। ठीक है ना, और जस्ट जो कंपेयर करते हैं हम, जस्ट लास्ट ईयर वाला वही मंथ हम देख रहे हैं, तो अप्रैल 2022 को अप्रैल 2021 से कंपेयर करके बता रहे हैं। ठीक है, अब जो ये आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है और जो आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, वो रिलीज किया उसने इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। कब के लिए? मंथ ऑफ अप्रैल 2022 के लिए। अब कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत किसको जो है देखा जाता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को रखा जाता है? तो इसमें जो है मेन 8 जो है कोर इंडस्ट्रीज को रखा गया है। कोर मतलब क्या? किसी चीज का बेस, जिस पर और भी सारी की सारी जो है आपकी जो भी इंडस्ट्रीज है वो डिपेंडेंट है ना, और वो देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका सूचकांक वो करता क्या है? तो ये जो आपका 8 प्रमुख उद्योग है, उनके उत्पादन, प्रोडक्शन का संयुक्त, ठीक है, संयुक्त जो है आपका मतलब कंबाइंड और इंडिविजुअल दोनों परफॉर्मेंस को ये आपका मेजर करता है। ठीक, अब इसके अंदर कौन कौन आएंगे इंडस्ट्रीज, तो इसको याद रखिएगा। कोल है, देन क्रूड ऑयल है, देन नेचुरल गैस है, उसके बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कोर इंडस्ट्रीज है आपकी 8, वो कंप्राइज करती है कितना? 40.27% टोटल। किसका? आईआईपी का। आईआईपी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब बताइए कि इसके अंदर जो इंडिकेटर्स है वो क्या मेजर करते होंगे? तो भैया वॉल्यूम जो है आपका प्रोडक्शन का, किसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, और वो भी किसी एक टाइम पीरियड में लेते होंगे। तो एक दिए हुए समयावधि में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ है, उस परिवर्तन को ये मापता है। ठीक है, अब इसकी गणना कौन करता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की जो गणना और प्रकाशन है वो सीएसओ करेगा, आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय उसके द्वारा हर महीने किया जाता है। इसके बेस ईयर की बात करें तो रिवाइज किया गया था 2011-12 कर दिया गया। इसका जो आपका बेस ईयर है 2011-12, जहां से हम कंपेयर करते हैं। बेस ईयर का मतलब ये होता है। अब जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेटेज के संदर्भ में यहाँ पर लगाया गया। वेटेज मतलब उनका वेट कितना है ना, परसेंटेज वाइज। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की देखिए, अगर टोटल 100% मान ले तो उसमें 28.04% सबसे ज्यादा वेटेज किसका? रिफाइनरी प्रोडक्ट का, और सबसे कम फर्टिलाइजर का है। सबसे ज्यादा और सबसे कम याद होना चाहिए हमको। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का 19.85 है, स्टील का 17.92 है, उसके बाद कोल का 10.33 है, क्रूड ऑयल का 8.98 है, नेचुरल गैस का 6.88 है, सीमेंट का 5.37। ठीक है, इसके बाद जो ड्रग ट्रैफिकिंग है भारत में उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सीधी बात है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना जो है भारत के लिए अपरिहार्य है, ये करना आवश्यक है। ठीक है, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में मान लीजिए कि जो गैर कानूनी गिरफ्तारी हो जाती है तो उससे भी लोगों को बचाने की आवश्यकता है ना, कि वो अपराधी नहीं है और उनको बंद कर लिया गया। तो ये एक अलग मुद्दा है। इसमें ये समझना है हमको कि जो मादक पदार्थों की तस्करी वगैरह हो रही है उससे रिलेटेड हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, हमारे मतलब सिस्टम में क्या मशीनरी है, क्या दंड का प्रावधान किया गया, किस तरीके के एक्ट्स लाए गए, ये सब बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये एक मुद्दा रखा गया है कि सरकार को एक ऐसे कानूनी ढांचे को अपनाने की आवश्यकता है कि भैया जेल में जो लोग बिना किसी साक्ष्य के बंद है ना, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मामले में, तो उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। तो ये एक अलग मुद्दा है ना, कि जेल में जो आपके बिना किसी कसूर के या बिना किसी साक्ष्य के बंद है तो उनके भी जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर मानवाधिकारों का मुद्दा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के आधार पर अगर किसी व्यक्ति पर नाम मात्र का जुर्माना लगाया जाता है ना, मतलब उस पर नाम मात्र का जुर्माना लगाया जाता है, जिसकी शिकायत या सूचना पर किसी दूसरे व्यक्ति को पर्याप्त आधार के बिना भी गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर सुधार की जरूरत। मान लीजिए किसी ने फोन कर दिया, बोला कि भैया ये व्यक्ति ऐसे ऐसे जो है गलत काम कर रहा है, ठीक है, और वो सूचना का आधार ही गलत है, उसकी जो भावना है वो क्या है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, जिस व्यक्ति के खिलाफ वो वहां पर कंप्लेंट कर रहा है। तो पर्याप्त आधार के बिना अगर गिरफ्तारी की जाती है और अगर ऐसा प्रूफ भी हो जाता है तो भी एक नॉर्मल सा उससे क्या ले लेते, कंपनसेशन या मॉनेटरी टर्म्स पे उसको पेनलाइज करते हैं, बहुत कम मात्रा में जुर्माना लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन देखें तो देखिए गांधीवादी जो आपके तत्व है डीपीएसपी के अंतर्गत, उसमें आर्टिकल 47 आपने देखा होगा,
उसमें ये लिखा गया है, ये सारा का सारा क्या है, डीपीएसपी का मतलब क्या है, एक तरीके का निर्देश, एक तरीके की गाइडलाइंस, किसके लिए, राज्यों के लिए। क्यों? ताकि वेलफेयर स्टेट को फॉर्म किया जा सके। ठीक है, वेलफेयर स्टेट को फॉर्म किया जा सके। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि न्यूट्रिशन राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य को जो है उसमें सुधार करने के लिए, है ना, उसको अपेक्षित रूप से वहां पर आयामों को अपनाना चाहिए। उसके अंतर्गत जैसे नशीले पेय पदार्थ हैं उन पर रोक लगाना चाहिए, हानिकारक दवाएं या जो आपके मादक पदार्थ हैं उनके प्रयोग को क्या करना चाहिए, उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सब बातें वहां पर की गई। इसके बाद जो आपका 1961 का सिंगल कन्वेंशन है नार्कोटिक ड्रग्स में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ये सब क्या है, आपका लीगल प्रोविजन है, इनके अंतर्गत हमारे यहाँ रेगुलेशन किया जाता है इसका, मादक पदार्थों की तस्करी वगैरह का। उसके बाद कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक आपका क्या है, सब्सटेंसेस 1971। इसके बाद यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक आपका सब्सटेंसेस 1988 है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है आपका, कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक आपका सब्सटेंसेस एक्ट है आपका 1985 का। प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988 है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है नोडल कोऑर्डिनेशन रोल के रूप में यहाँ पर रहती है ना, जो आपका एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर है किसका, नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 और प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसमें सारी चीजों को रटना नहीं है। 1 2 3 हमको अगर प्रोविजन याद रहते तो हम अगर कहीं पर आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर कोट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके का तंत्र है जिसके माध्यम से हम इस तरीके की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब इसके बाद रेगुलेशन के लिए कौन सी एजेंसीज हैं, तो सबसे पहले नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, ये जो है आपका ड्रग के संदर्भ में जो भी कानूनों का प्रवर्तन होता है उसमें ये आपकी संलग्न है, और जो भी आपकी सेंट्रल और स्टेट की जो एजेंसीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है और राज्यों को उनके ड्रग कानूनों के प्रवर्तन के प्रयासों को बढ़ाने में हेल्प करता है, उनको गाइड करता है। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स है, तो ये जैसे भारत में ओपियम वगैरह है, पोस्ता वगैरह, उसकी इलीगल जो आपकी खेती वगैरह अवैध खेती होती है तो उसकी निगरानी करता है। ठीक है, और ये लाइसेंस भी जारी करता है। जैसे आप देखते होंगे एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अफीम पोस्ता की खेती करनी है तो उसके लिए लाइसेंस भी जारी करता है। ठीक है, इसके बाद जो नार्कोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ एक्ट 1985 है उसमें एक सेक्शन है 7A, उसके अंतर्गत ये बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नशीली दवाएं जो है आपकी उसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक नेशनल लेवल का आपका फंड भी वहां पर स्टैब्लिश किया, राष्ट्रीय कोष का गठन किया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ये भी है कि मान लीजिए ये निधि का उपयोग कहाँ करेंगे, तो जैसे ये आपके मादक पदार्थ इनका यूज ना किया जाए उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है, जनता को शिक्षित करना है ना, और इसके अवैध व्यापार से निपटने के लिए इनके दुरुपयोग को रोकना है, उसके लिए जनता को जो है जागरूक करने के आयामों को अपनाना है, तो उसके लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद इसमें चुनौतियां क्या है ड्रग ट्रैफिकिंग में, तो सबसे पहली चीज तो जैसे मान लीजिए कि गरीबी होती है, लोगों के पास रोजगार नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता, तो सबसे पहले तो लोगों की आय को जो है अपेक्षित मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको रोजगार देने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने मन से कोई क्रिमिनल नहीं बनता है ना, जो कोई पेट से तो क्रिमिनल आता नहीं, उसको परिस्थितियों से भी क्रिमिनल बना दिया जाता है और लोग जो है उनकी परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं। ठीक है ना, तो बाजार में एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरी चीज, बाजार में जो आपके सिंथेटिक और नेचुरल ड्रग्स जो है वो उनकी इजी अवेलेबिलिटी है, मतलब आसानी से आप सिंथेटिक ड्रग्स वो यूज कर पाते हैं। जैसे आप देखेंगे हरित क्रांति के टाइम पे पंजाब हरियाणा के किसानों को अफीम दिया जाता था बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करते थे, उस समय मशीन वगैरह नहीं थी, तो आपका लेबर बहुत ज्यादा हो जाता था, शारीरिक श्रम, तो उनको सोने के लिए वो दिया जाता था। अब एकदम से गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया तो अंडरग्राउंड हो गई आपकी इस तरीके की इंडस्ट्रीज। एकदम से किसी चीज को बैन करने से वो खत्म नहीं होगा, पहली चीज तो ये, उसको फेज्ड मैनर में खत्म करना होता है। तो वहां पर क्या हुआ, पंजाब में आप देखेंगे कि सिंथेटिक ड्रग्स का यूज बढ़ गया है ना, आज आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लोग सिंथेटिक ड्रग्स के शिकार है वहां पर। ठीक है, तो ये जो है आपका सबसे बड़ा एक ये मुद्दा हो गया कि इनकी इजी अवेलेबिलिटी है। उसके बाद जो अवेलेबिलिटी डिजाइनर ड्रग्स की, जैसे केमिकल कंपोजिशन को अल्टर करके केमिस्ट उनको बेचते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो केमिकल्स की स्मगलिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ पोरस बॉर्डर है। ठीक है, उसके अलावा हम गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में अवस्थित है, तो इसके कारण भी जो टेरर फाइनेंसिंग का एक आयाम है ना, ये आपका एक आयाम ही है ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना, आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए यूज होता है, ये तो आतंकवादी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो गया है
है ना। तो कंपनीज आराम से जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सोफिस्टिकेटेड सिंथेटिक ड्रग्स का। इसके बाद डार्क नेट जो आपका मार्केट है ना, जो आपका अंडरग्राउंड मार्केट है, वहां पर इनके ड्रग्स की सेलिंग बहुत ज्यादा है ना, लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, समस्या बहुत ज्यादा है, तो वो जो है शांति के लिए भी इस तरीके के आयामों को ढूंढते हैं कि भाई ड्रग्स ले लेंगे तो हम थोड़ा मानसिक शांति को क्या कर सकेंगे, अटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग की भी जरूरत है। ठीक है, इसके बाद पोरस बॉर्डर मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद जो हमारा आपका वेस्टर्न, मतलब अगर आप देखेंगे कि जो आपका ड्रग्स का इजी फ्लो है वो क्यों है, क्योंकि गोल्डन क्रेसेंट देखेंगे आप वेस्टर्न रीजन में और ईस्टर्न बॉर्डर में आप देखेंगे तो गोल्डन ट्रायंगल है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मतलब देश आते हैं बताइएगा जरा। लाओस है, कौन कौन से बताइएगा जरा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी है कि स्मगलिंग के जो इलिसिट, मतलब जो इलिसिट ड्रग्स है उनकी स्मगलिंग के जो रूट्स है उनको ट्रेस करना भी काफी मुश्किल होता है ना। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है हमको। आंसर में भी इस तरीके के पॉइंट्स को नहीं लिखा जाना चाहिए। 5 अच्छे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, उसमें सबसे अच्छा हम सबसे ऊपर लिखते हैं, इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पर ये भी है कि भैया कई लोगों को लीगल खेती करने का लाइसेंस दे देते हैं, तो वो ये बोल के लेते हैं कि हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यहाँ पर खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर वो यूज उसका दूसरे तरीके से करते हैं, अवैध तरीके से करते हैं। ठीक है, और ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, सीधी बात है ना। ठीक है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है ना। इससे क्या होगा, अगर टेरर फाइनेंसिंग को ये क्या देखेगा, एक तरीके से अगर आप देखें तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है एक तरीके का सोर्स है टेरर फाइनेंसिंग का, तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों का या अपराधियों का वित्त पोषण का काम कर रही है, तो वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे का आयाम है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो आपकी घरेलू बाजार में इस तरीके के ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोल से रिलेटेड है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो भारत की एम्बिशन है कि भैया हम आने वाले टाइम पे जो हमारे यहाँ कोल बेस्ड पावर जनरेशन है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे नेचुरल गैस बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन से या रिन्यूएबल एनर्जी से। तो यहाँ पर इस टॉपिक में ये देखा जा रहा है इस आर्टिकल में कि नेचुरल गैस बेस्ड जो एनर्जी प्रोडक्शन क्या वो वाइबल है, क्या वो व्यवहार्य है। तो की पॉइंट्स देखेंगे, अभी भी जो हमारी कमर्शियल एनर्जी नीड्स का जो एक परसेंटेज है बहुत बड़ा 50%, वो किसके द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति होती है, तो भैया कोयले के द्वारा होती है। और अभी भी भारत में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना, वो किसके द्वारा की जाती है, कोल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका प्रोड्यूसर है, कोल का। इसके बाद तो चाइना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में हम। फरवरी 2022 का अगर आप डेटा देखेंगे तो जो हमारे यहाँ कोल बेस्ड पावर जनरेशन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अक्रॉस द कंट्री, मतलब पैन इंडिया, वो 2.04 लाख मेगावाट्स है। ठीक है, तो अगर इसका परसेंटेज देखें तो टोटल जो ऑल सोर्सेस से या सभी स्रोतों से हमारे यहाँ पावर जनरेशन होता है, तो उसके अंतर्गत जो इसका प्रपोर्शन है या इसका रिप्रेजेंटेशन है किसका, कोल बेस्ड जो हमारे पावर जनरेशन 51.5% है। बहुत बड़ा ये आपका भाग है। इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की जो आपकी रिपोर्ट है उसमें बोला गया है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने उसमें बोला है कि ये जो एनर्जी यूज कर रहा है भारत 2000 के बाद से लगातार दोगुनी हो गई है, और 80% अभी भी जो डिमांड है हमारी वो फुलफिल की जाती किसके द्वारा, कोयले के द्वारा की जाती है, और ऑयल के द्वारा और सॉलिड बायोमास के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कोल रिपोर्ट 2021 की है, इसमें बोला जा रहा है कि भारत का जो कोल कंजम्पशन है वो बढ़ा है। इसमें जो बढ़ने का रेट बता रहे हैं ये एनुअल जो आपका एवरेज रेट है 3.9% है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर मुद्दा है कि भैया कोल के यूज से क्या क्या मुद्दे हैं, तो सबसे पहली तो चीज है ग्लोबल वार्मिंग को थ्रेट, जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हमारे यहाँ हानिकारक जो उत्सर्जन हो रहा है इसके कारण, है ना, जो हमारे यहाँ पूरे वैश्विक तापन की जो समस्या को ये क्या कर रहा है, जनित कर रहा है ना, लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसके कारण जो है एक्सट्रीम जो आपके वेदर कंडीशंस हैं वो देखी जाती है ना, तो उससे नेचुरल जो है डिजास्टर वगैरह भी आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं को जो है लगातार मानव समुदाय के द्वारा उसका सामना किया जा रहा है ना, तो ये सब जो है इसके मुद्दे हैं। दूसरी चीज ये कि कोयला जो है अगर आप देखेंगे कोल, तो इसमें जो एमिशन होता है वो नेचुरल गैस के कंपैरिजन में देखेंगे अगर आप, तो लगभग 2 गुना नेचुरल गैस की तुलना में लगभग 2 गुना कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या होता है, एमिशन होता है, और तेल से लगभग 60% ज्यादा इसमें एमिशन होता है, ये ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कैपिटल इंटेंसिव क्या है, प्लांट होता है।
जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट होता है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे सोलर प्लांट को तो वो एक एडवांटेज बता रहे कि वो डिसेंट्रलाइज होता है, फार्मर्स अपनी लाइन पे लगा सकते हैं प्राइवेट लाइन पे, तो उनकी भी समस्या खत्म, और जो उनके पास सरप्लस है उसको वो बेच भी सकते हैं, तो उससे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आय, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट कर लेंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर पाएंगे, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा पाएंगे, ऐसा ये बता रहे हैं। इसके बाद जो आपका कोल के बारे में बोल रहे हैं कि कोयले का जो कंबशन होता है अगर वो पार्शियली होता है तो उससे भी जो कार्बन के कण होते हैं वो बच जाते हैं और उसके बाद वो हवा में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो जब हवा में फैल जाते हैं तो वो पोल्यूशन को क्या करेगा, कैटलाइज करेगा, उसको बढ़ावा देगा, और उससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो देखने को मिलेगा, मतलब श्वसन संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें अब अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल कमिटमेंट भी है पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत, ग्लासगो समिट्स के अंतर्गत, है ना, तो ये मुद्दे हैं। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है कि जो न्यू कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनके क्लियरेंस के जो नंबर्स हैं उनमें कमी लाया जाए। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग आपकी कोल बेस्ड प्लांट है तो उसमें उत्पादकता को बढ़ाया जाए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, है ना, क्योंकि भारत में आप देखेंगे तो लगातार हमने जो है इसके अंतर्गत अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त किया है, टारगेट को नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में। और अभी जो पूरे विश्व में देखें तो हमारे यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत जो टैरिफ है या शुल्क है वो सबसे कम है, ठीक है ना, और सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के उत्पादन में हमने जो है अग्रणी भूमिका भी जो है वो निभाई है, इसमें उल्लेखनीय वृद्धि भी देखी गई। इसके बाद 2030 तक जो हमको अपने क्या प्राप्त करना है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसमें जो 7 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी प्राप्त करने में ये आपका सहायक है ना, अगर हम वहां पर इंश्योर करेंगे क्या इस गोल के अंतर्गत, यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी सर्विसेज बाय 2030। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज बढ़ा दें, हम इंडक्शन बेस्ड जो है हम इंडक्शन का यूज करें कुकिंग वगैरह के लिए, तो इससे जो आपके फॉसिल फ्यूल्स है या जीवाश्म ईंधन है उन पर हमारी निर्भरता कम होगी। इसके बाद आज का जो लास्ट टॉपिक है बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है, तो सीधी बात है ये प्राइवेटाइजेशन होता क्या है ना, तो अभी समझिएगा कि गवर्नमेंट, देखिए अभी बहुत ज्यादा समस्या एनपीए की है, ऊपर से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी बहुत बड़ा हुआ है, कैपिटल की हमको बहुत ज्यादा आवश्यकता है सारे डोमेन के लिए, है ना, सारे तरीके के डेवलपमेंट के लिए। तो कोविड के कारण और भी समस्या जो है ये लगातार बढ़ गई, हमारे यहाँ एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो है ये सोचा कि वो एडवांस एक्शन यहाँ पर लेगी, ठीक है ना, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का उसको किया जा सके और इनकी एफिशिएंसी को वहां पर बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो होता क्या है ये प्राइवेटाइजेशन, सीधी बात है कि जो ओनरशिप किसके पास थी, सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास थी, तो अब वो उसको क्या करेगी, उस ओनरशिप को वो किसी प्राइवेट एंटिटी को देगी। इसका मतलब ये कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज टर्म्ड प्राइवेटाइजेशन। अब यहां पर जो इशू है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ तो क्या है, तो सीधी बात है जो ओवरऑल एनपीए उसमें 80% तो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, ठीक है, और इसके बाद जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की टोटल बात करें हम, टोटल, तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक अकेला जो है वहां पर रिप्रेजेंट करता है 12% को, ठीक है। टोटल ग्रॉस एनपीए की बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की तो आज जो है 7.5 लाख करोड़ है, और ये बहुत बड़ा डेटा इंपॉर्टेंट है, रख लीजिएगा अपने पास लिख के, 7.5 लाख करोड़ है। इसका मतलब ये कि जो टोटल हम मनी स्पेंड किया है भारत ने 2019 में किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन के लिए, उससे 1.5 गुना ज्यादा है ये आपका, ठीक है। 2010 से 19 का अगर डेटा देखेंगे तो एनुअल क्रेडिट ग्रोथ जो है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो हार्डली, मतलब अराउंड आप देखेंगे 4% के आसपास है ना, ये बहुत ज्यादा कम है ना, एज कंपेयर टू एनुअल क्रेडिट ग्रोथ ऑफ 15% टू 29% जो आपके नए प्राइवेट बैंक्स ने रजिस्टर किया है, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से कंपेयर करके बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो आपका एक तरीका है काम करने का वो प्रोडक्टिव नहीं है, उससे देश की अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किए जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2019 में जो क्यूमुलेटिव लॉस हुआ है पीएसयू बैंक को, है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, किसके कारण, बैड लोन्स के कारण, तो वो बता रहे 66,000 करोड़ है ना। ये ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, जो हम बजटरी एलोकेशन करते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंडिया में, देख रहे हैं, इस तरीके के डेटा को हमको हमारे पास रखना चाहिए। इसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक जो है 93% जो है आपका अकाउंट करता है 5800 केसेस को जिसमें फ्रॉड वगैरह हुआ है,
उसके बाद फ्रॉड अमाउंट की बात करें तो 41,000 करोड़ जो रुपए के जो आपके फ्रॉड अमाउंट केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए, है ना, 85% में बताया जा रहा है 2017-18 में। इन सबको याद नहीं करना हमको। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक की मॉनिटरिंग है, स्क्रीनिंग है, वो उसका स्तर जो है वो कितना खराब है, वो कितना पुअर क्वालिटी है वहां पर, ठीक है ना, मॉनिटरिंग की और स्क्रीनिंग की। इसके बाद 2019-20 का जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें भी हाईलाइट किया गया है कि जो हमारे यहाँ टैक्स प्रदाता है ना, एवरी रुपी ऑफ टैक्स पेयर्स, जो उनका मनी है, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो अगर वो 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो कितना हो जाता है, 71 पैसे, है ना, कम हो गया। और उसके बाद 71 पैसे हो गया। और दूसरी तरफ देखें, अगर 1 रुपए कोई भी टैक्स पेयर इन्वेस्ट करता है न्यू प्राइवेट बैंक में, तो वो मार्केट वैल्यू जो फेच करता है 3.70, तो मतलब 5 टाइम्स का वहां पर डिफरेंस देखा जा रहा है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर जो इनके फेवर में जो आर्गुमेंट है, तो सीधी बात है कि भैया जो आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो जाएगा, मैनेजमेंट इफिशियंट हो जाएगा, है ना, तो इससे जो है बेटर क्या देखा जाएगा, बेटर परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी में इनहैंसमेंट देखा जाएगा, ठीक है। इससे जो है आपका वेल्थ भी क्रिएट होगी और अल्टीमेटली देश की अर्थव्यवस्था पर जो है वो धनात्मक प्रभाव पड़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन करेगा कंट्री, ठीक है ना। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है, नॉर्मल सी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसमें जब निजीकरण करेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता में सुधार होगा। इसके कई सारे एग्जांपल हैं। बीएसएनएल पहले अकेला था तो वहां पर हेल्दी कंपटीशन नहीं था, मोनोपोली था। जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर वहां पर एंट्री करती है तो देखिए रेट और टैरिफ भी कम हो गया और वहां पर क्वालिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। इसके बाद ये हेल्दी कंपटीशन को भी बढ़ावा देगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका 1969 में हमारे नेशनलाइजेशन स्टार्ट होता है बैंकों का, तो उसके बाद से आज तक हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में बन चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का साइज है और उसके संदर्भ में जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग जो आधारित संरचना है, तो उसके बीच में अभी भी जो है अनुपात सही नहीं है ना, अपेक्षित रूप से वहां पर विकास नहीं देखा गया है, तो उसको भी करने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि टॉप रैंकिंग देखें अगर टॉप 100 बैंक्स की पूरे वर्ल्ड में, तो भारत का केवल एक बैंक उसके अंतर्गत है, 55th रैंक पे रखा गया है एसबीआई को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की ओनरशिप अगर रहती है तो उससे होता क्या है, एक तरीके की वर्चुअल मोनोपोली क्रिएट हो जाती है और उससे हेल्दी कंपटीशन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ प्रभावित होती है और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन करने से जो फाइनेंशियल बर्डन है गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो बासल 3 की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए बहुत ज्यादा जो है कैपिटल की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्टेक हटा के प्राइवेट एंटिटी को वहां पर क्या देगी एंट्री, तो उनके ऊपर वो बर्डन आएगा, तो गवर्नमेंट वो बर्डन बचा लेगी, तो उस पैसे का उपभोग कहीं और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आत्मनिर्भर भारत में कई जगह उसका यूज किया जा सकता है जो बचेगा फंड। अब इसके अगेंस्ट क्या है तर्क आपके प्राइवेटाइजेशन के, तो सबसे पहली चीज ये कि जो एक्चुअली इसमें जो लोअर एफिशिएंसी की बात होती है, तो वो एक्चुअली लोअर एफिशिएंसी का कारण ये नहीं कि मशीनरी खराब है, लोग खराब है वहां पर, ऐसा नहीं, वहां पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है फंक्शनिंग में। तो एक तरीके से वहां ऑटोनॉमी और फ्रीडम की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई 10,000 का भी लोन ले जाएगा तो ऐसे इजीली थोड़ी मिल जाएगा। अब हजारों करोड़ का आपने जो है लोन दे दिया, यहाँ पर अभी भी जो है बहुत बड़ा स्कैम आया था एक, है ना। तो कहने का मतलब ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म, वहां पर नेता भी है, ऑफिसर्स भी हैं, जो कर्मचारी, इनके आपसी गठजोड़ होता है, तब वो चीज जो है वहां पर इंप्लीमेंट हो पाती है, वरना ऐसे थोड़ी हो पाएगी। एक नॉर्मल आदमी लेने जाए भला किसी तरीके का लोन भला मिल जाए, है ना, बिना किसी कोलैटरल के। तो यहाँ पर दूसरा ये बताया जा रहा है कि इसके रेगुलेशन में भी दोहरापन है, डुअल रेगुलेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का और दूसरा आरबीआई का, तो इसमें क्लैशेस होते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी इनएफिशिएंसी आती है। इसके बाद जो आपके होते हैं ना बोर्ड, बैंक के बोर्ड जो होते हैं, बैंक के जो बोर्ड्स होते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट जो होता है वो मेनली मेरिट पे नहीं होता है, पॉलिटिकल कंसीडरेशन में होता है, तो उससे भी जो है आपकी बोर्ड की एफिशिएंसी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो एक्सटर्नल विजिलेंस एनफोर्समेंट है, किसके द्वारा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा और सीबीआई के द्वारा, है ना। तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है, तो उसके कारण जो कमर्शियल रिस्क है वो लेने में वो कतराते हैं, है ना। जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो वाणिज्यिक जोखिम को लेने से उनको रोकता है, एक तरीके से वो उनके लिए क्या होता है, टफ हो जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट आपका
पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से रेगुलेशन में भी वहां पर ओवरलैपिंग है, ठीक है। इसके बाद रेड टैपिज्म तो है ही है ना, स्लो डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि यहां पर गोल बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं गोल को अचीव करने के लिए। अब जो रूल्स अपने आप में गोल हो जाए तो उसी को गोल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि प्रक्रियाओं, नियमों, जो प्रक्रिया है, नियम है, विनियम है, तो उनके अनुपालन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, तो उससे डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है और इससे प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है, सबसे पहला तो एविडेंस बेस्ड अप्रोच को अपनाना चाहिए। दूसरी चीज, गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइज कर रही है इनको, तो मीडियम साइज के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है तो इसमें अपनी ओनरशिप को 51% से कम कर सकती है। इसके बाद सरकार को जो विभिन्न कमेटीज बनी थी, नरसिम्हन कमेटी है 1991 की, 2 बनी है, 96 में भी बनी है कि नरसिम्हन कमेटी, उसके बाद राजन समिति है 2007 की, पीजे नायक समिति 2014 की, तो इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको अपनाना चाहिए, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर पे। और जो कॉम्प्रिहेंसिव जो आपके सुधार हो सकते हैं वहां पर, होलिस्टिक रिफॉर्म्स जो हो सकते हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो सबसे पहले एशियाई जो चीता है उसके बारे में, यहाँ पर एशियाटिक जो आपका चीता है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ये आपका की स्टोन स्पीसीज है ड्राई फॉरेस्ट में, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कि की स्टोन स्पीसीज किसको बोलते हैं, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फिर भी बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी पे भी, एनवायरमेंट पे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है कि 1952 में एशियाटिक जो चीता है उसको भारत में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, विलुप्त, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। तीसरा ये कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है ये भी ठीक है। लास्ट जो स्टेटमेंट है कि IUCN का जो रेड डेटा लिस्ट है इसमें इसका स्टेटस क्या है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना जो है उसके बारे में गलत विकल्प का चयन कर रहा है। तो सबसे पहला ये कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2011 में, ये तो सही है। दूसरा ये कि ये आपका प्रोवाइड करता है फंडिंग 5000 जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनको प्रति वर्ष स्टडी करने के लिए, कहां पर, प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि सेंटर ने अभी इसको एक्सटेंड किया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्टूडेंट्स के लिए अनदर, मतलब जो आपके आगामी 5 सालों के लिए, तो बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेटमेंट पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।